सबसे बड़ा और जीवट आंदोलन आश्रम कर्मचारियों का है। तीनों संगठनों में से कोई भी व्यक्ति इधर नहीं है। 76 दिन से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नागा के इसी तूता धरना स्थल पर जमे हुए हैं। यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। बच्चा कहीं खेलते रहे, गिरे पड़े और मैं इतना दूर रहूंगी, उसको कुछ होने से सरकार हमारा बच्चा देगा क्या? कौन पालेगा, कौन करेगा बताइए। पति है, छोड़िए मेरे को यहाँ। चाहे कुछ भी करे, उनका हक है, वो देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं। हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक इस बार आर पार। मंडल से जो कोई अधीक्षक है वो भी पूरा हमको टारगेट बना कर रखते हैं। जो एग्जाम हुआ था उसमें 100% मेरा था, फिर भी हम लोग को पीछे। और यहाँ खुले में सोते हैं और बिच्छू सांप का हम लोगों को बहुत डर लगता है। एक 4 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है। मैं छोड़ के आई हूँ, स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। हम 10 साल हो गए हम अपनी भर्ती को लेकर शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं। अब तक तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे हमारे अधिकारी की हमने से गलती हुई। जब हम आंदोलन में यहाँ पहुंचे तो अभी वो स्वीकार कहाँ। अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे से संपर्क नहीं किया, ना हमसे बात करने को आया है। जो मापदंड है वो देने चाहिए थे, उसमें वो 120 अंक देती, जबकि अधिकतम 10 अंक तक का है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। सोशल मीडिया पर एक हाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका नाम है अश्वनी उपाध्याय। बहुत सक्रिय वकील हैं, सीनियर वकील हैं और उनकी पोस्ट में एक बात हमेशा अक्सर उनकी पोस्ट में झलकती है कि देश में एक तो सख्त कानून होना चाहिए और दूसरा समयबद्ध कानून होना चाहिए। दो चीज़ों की हिमायत करते हैं वो, सख्त और समयबद्ध। वो क्यों करते हैं उसके लिए भी वो तर्क देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी डिमांड जो है बिल्कुल जायज़ है और ऐसा अगर नहीं होता है तो आदमी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। हमारे साथ जो है इनके पास हम दूसरी बार आए हैं। आप सब जो हैं जगदलपुर के आश्रम और आश्रम छात्रावास के कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। इनकी भर्ती जो है 2014 में हुई थी और इनको नियमित किया जाना था एक प्रक्रिया के तहत। जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के बाद इनका नियमितीकरण 2017 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2017 से आज 2025 है, यानी कि 8 साल बाद भी इनका नियमितीकरण नहीं हो पाया। का नुकसान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि 8 साल बाद भी जब ये नियमित नहीं हुए तो इनको वही तनख्वाह मिल रही है जिसको तनख्वाह नहीं कहते हैं, उसको मानदेय बोलते हैं, जो कि कलेक्टर दर पर मजदूरी दर जो होती है उस पर मिल रहा है। लेकिन अगर ये 2017 में परमानेंट हो गए होते तो इनको करीब 3 गुना तनख्वाह मिल रही होती, इनको एक आर्थिक सुरक्षा मिली होती। तो जो अश्वनी उपाध्याय जी हैं उनकी बात कितनी ज़रूरी है उसी से हम इस खबर की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ हैं उस संगठन के, जिस संगठन के लोग हैं उसके अध्यक्ष हैं। आपका नाम बताइए पहले। प्रभुनाथ पानीग्राही। प्रभुनाथ पानीग्राही जी, तो आप हमको ये बताइए कि कैसे नियुक्ति हुई, क्यों नहीं कुछ हो पाया, मतलब कहाँ खामी रह गई, आप लोगों का संघर्ष कब से चल रहा है? संघर्ष हम लोग 2018 से ही कर रहे हैं और जो ये भर्ती हुई थी वो भर्ती में व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा वो कर दिया गया। जो सेटअप है भर्ती का, उस सेटअप के साथ सेटअप की तो भर्ती ले ली गई, लेकिन जो नियम कानून जो होने चाहिए, जो सेवा शर्तें होनी चाहिए, उसमें खिलवाड़ किया गया भर्तीकर्ताओं के द्वारा। एक तो एक ही परीक्षा ली गई, 3 स्तर की भर्तियां थी, सबके लिए एक लिखित परीक्षा कर दी गई। अनुभव के अंक जहां अधिकतम जो मापदंड है वो देने चाहिए थे, उसमें वो 120 अंक देती, जबकि अधिकतम 10 अंक तक का है। ऐसा संसार में कहीं नहीं होगा, शायद मुझे लगता है विश्व में कहीं नहीं होगा कि 10 अंक अधिकतम है और 120 अंक दे दीजिए। 120 अंक का बोनस अंक सुनने में भी हास्यास्पद लग सकता है सभी को, लेकिन हमारी भर्ती में दिया गया है। तो इससे साफ था कि अब फ्रेश अभ्यर्थी हैं, हम कहाँ कवर करेंगे। तो आप लोगों को हम लोग, मैं टॉपर हूँ, टॉप 9 में था मैं जब परीक्षा का रिजल्ट आया, और आज मैं अनियमित कर्मचारी हूँ। और आपके जो पीछे थे, जो मतलब आप टॉप 9 में थे, आप 9वीं रैंक थी आपकी, 10वें 11वें 12वें और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। वो आज आपके साथ हैं जो वो नियमित हो गए, बाहर थे वो लोग नियमित हो रहे हैं। किससे बाहर थे? टॉप 100 से भी जो बाहर थे। अच्छा, जो टॉप 100 से बाहर थे वो नियमित हो गए और टॉप 100 वाले आप लोगों के साथ बैठे हैं। तो ये किस कारण से हुआ होगा? वो एक तो अनुभव अंक का, उसके बाद अदर जिले की अनुमति नहीं थी, दूसरे जिले की अलाउड नहीं थी, दूसरे जिले को ले लिया गया। 2 से अधिक बच्चों के अलाउड नहीं थे, 2 से अधिक बच्चों वालों को ले लिया गया।
उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की गई। मैंने आरटीआई लगा के उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन किया, उसमें छेड़छाड़ की नंबर कम ज़्यादा कर दिया गया। कांग्रेस के शासन में इसकी जांच कमेटी बनी, जांच रिपोर्ट आई, उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है हमारी भर्ती में। ये स्पष्ट है जांच कमेटी की रिपोर्ट का। जांच कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है कि भर्ती समिति पर कार्रवाई हो, वो अभी तक पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी भी ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और भर्ती की अब तक तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे हमारे अधिकारी की हमने से गलती हुई। जब हम आंदोलन में यहाँ पहुँचे तो अभी वो स्वीकार कर, हाँ गलती की सजा उनको अभी मिल रही तक है, आप लोगों को मिल रही है, वो मजे कर रहे हैं। अच्छा, एक और अफसर के बारे में सुना है कि जिन्होंने आपकी भर्तियों में घालमेल किया वो शायद जेल में भी हैं। वो उन्होंने कौन है वो अफसर, उन्होंने क्या घालमेल किया और अब क्यों जेल में है, कुछ जानकारी है क्या? वो उस समय हमारी जो भर्ती हुई उसमें के तत्कालीन सहायक आयुक्त केएस मसराम सर हैं और उनके बारे में ये हमारी भर्ती के साथ पूरे 5वीं अनुसूची बस्तर संभाग के लिए भर्तियाँ थी जिले स्तर। हमारे यहाँ अलग नियम में भर्ती की, वही सहायक आयुक्त जब कोंडागांव में थे वहाँ अलग तरह की भर्ती की है, नारायणपुर में थे, 3 जिलों में वो सहायक आयुक्त जब भर्तियाँ हुई, तीनों जिलों में अलग अलग नियमों से वो भर्ती। और अभी जो जेल में है वो दंतेवाड़ा में अभी सहायक आयुक्त थे, तो वहाँ डीएमएफटी मद में कुछ गड़बड़ियाँ फर्जीवाड़ा किया उसके लिए, मतलब आदतन भ्रष्टाचारी है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। तो एक ऐसा अफसर जो कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने के बाद आखिरकार जेल में पहुंचा, लेकिन वो दूसरे मामले में डीएमएफ का एक बड़ा घोटाला यहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ, उस मामले में वही अफसर अभी जेल में हैं जिन्होंने इन लोगों की भर्तियों में बड़ा गड़बड़ झाला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो भर्तियाँ अभी आप लोग कितने दिन से बैठे हैं? और लगभग 2.5 महीना हो चुका, 75 दिन 76 दिन। 76 दिनों में आपसे किसी ने संपर्क किया क्या? नहीं, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे से संपर्क नहीं किया, ना हमसे बात करने को आया है। अब वो बात करेगा, वो अपनी नियम कानून हमें बताएगा तो हम उनसे बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे उनसे हम बात। वो आए, नियम कानून बताए। सीधी भर्ती करने के बाद 3 साल परीक्षा अवधि रखा जाता है, उसके बाद नियमित करने का प्रावधान है। हम 10 साल हो गए हम अपनी भर्ती को लेकर शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, उसके पश्चात में उनके कान नाक बंद है सब। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ जो है कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो रायपुर का तूता धरना स्थल है वहाँ मितानिनों का ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में पूरा धरना स्थल भर गया था। उसके बाद वो हर ज़िले के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है, वो अपना धरना दे देते हैं। और अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ 4 आंदोलन चल रहे हैं। एक तो मितानिनों का धरना चल रहा है, एक एनएचएम वालों का धरना चल रहा है, एक विकलांग संघ वालों का धरना चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि केवल अब के इन तीनों संगठनों में से कोई भी व्यक्ति इधर नहीं है। उस तरफ ज़रूर वो विकलांग संगठन वाले कुछ लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन ये जो आश्रम कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, ये पिछले 76 दिन से दिन रात यहीं बैठे हैं। उसकी वजह भी है कि जगदलपुर से ये लोग पैदल चल के आए, 20 दिन इनको यहाँ आने में लगे और यहाँ आने के बाद ये लगातार बैठे हुए हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि संख्या बल के आधार पर मितानिनों का आंदोलन बहुत बड़ा है तो वो गलतफहमी में है। सबसे बड़ा और जीवट आंदोलन आश्रम कर्मचारियों का है। 76 दिन से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नागा के इसी तूता धरना स्थल पर जमे हुए हैं, यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। और हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि पूरा राशन पानी लेकर के आए हैं, तो ये वही कर्मचारी हैं जो राशन पानी लेकर के आए हैं। आप देखेंगे एक सामने वो बर्तन रख के, वहाँ हम लोग फिर से ले लेंगे चाय, कि ये जो है पूरे बर्तन रखे हुए हैं, गैस चूल्हा भी रखा हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि सबसे जीवट आंदोलन अगर कोई है तो वो आश्रम कर्मचारियों का है। और केवल ये लोग अकेले नहीं आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, अपने बच्चों के साथ आई हैं। तो आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम है लक्ष्मणी कश्यप। छोटे छोटे बच्चे को लेके आए हैं और यहाँ खुले में सोते हैं और बिच्छू सांप का हम लोगों को बहुत डर लगता है, कहीं आके बच्चे को काट ना दे बोल के। और पूरा जैसे बाथरूम उतरूम है पूरा गंदगी रहते हैं, हम लोग यहाँ कैसे जाके बैठते हैं, कैसे करते हैं बच्चे को हम ही लोग जानते हैं। बहुत परेशानी दिक्कत हो रहा है। कुल मिलाकर के कोई व्यवस्था तो खैर धरना स्थल पर कोई व्यवस्था सरकार शायद करना भी नहीं चाहती। कौन सी सरकार है जो चाहेगी कि धरने पे कोई बैठे? वो तो चाहती है कि जितनी जल्दी से जल्दी चले जाए, मांगे मानी जाए या नहीं मानी जाए, लेकिन कोई धरना प्रदर्शन ना हो। तो इसीलिए शायद जो है ये धरना स्थल पर जो शौचालय की व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। तमाम लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं।
लेकिन आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं तो आपके परिवार वाले नहीं कहते हैं कि अब इतने दिन हो गए हैं? सर क्यों आप लोगों का मांग अभी तक पूरे नहीं हो गया? 10 साल हो गया, बाकी तुम लोगों के साथ वाले का हो गया, आप लोगों का क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? और पैसा वैसा नहीं रहता है, फिर घर जाके फिर इधर उधर से मांगते हैं, फिर आते हैं, आना जाना हो के रहते हैं, फिर बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, फिर से जाते हैं, फिर इलाज करके फिर आते हैं इसको पैसा मांग के। सरकार हमारा सुन ही नहीं रहा है, साय सरकार जल्दी सुन। तो आप देखिए कि आप लोगों की तनख्वाह कितनी है? मैडम आप बताइए कि आप लोगों को कितनी तनख्वाह मिल रही है? 10,000। 10,500 है ना? जी और अगर आप नियमित हो जाते तो कितनी हो जाती तनख्वाह? सर 30,000 तक। 30,000 तनख्वाह जी। हो जाती। तो अगर ये इसका खामियाजा आपको 2017 में नियमित हो जाना चाहिए था। जी पर हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसी भी मेरा भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 100% मेरा था, फिर भी हम लोग को पीछे हैं हम भी। आप लोग अब ये जो 2017 से जो पैसा कम मिल रहा है उसकी डिमांड भी करेंगे क्या? जी सर डिमांड करेंगे ना, क्योंकि हम मैं ब्याज के वो हक बनता है हमारा, जो 17 से ले रहे हैं जो पेमेंट और हमको नहीं मिल रहा है तो उसको तो मांगना ही पड़ेगा, हमारा हक है, पूरा अधिकार है। और काम है तो हम उतना ही करते हैं ना सर, जितना हमारे साथ बाकी लोग किए, उनका भर्ती हुआ हमारे साथ, तो उनका जितना भी काम वो जितना करते हैं हम भी उतने ही काम करते हैं। पेमेंट भी बराबर होना चाहिए। हमको 10,000 एक चवन्नी के जैसे दे देते हैं, उनको 30,000 ज़्यादा देते हैं, तो हमको भी तो परेशानी होता है। ये भी एक अलग बात पता चल रही है कि आपके जो नियमित हो गए, जो आपके साथी थे, टॉप 100 से बाहर थे, उन कर्मचारियों को जो है आपसे ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है और आप लोगों को काम भी उतना ही करना पड़ता है। हाँ, हम लोग को भी ना काम उतना ही करना पड़ता है, बल्कि ना उनसे हमको ज़्यादा ही करवाते हैं उन लोग मिल के, कि उनको लगता है कि हम लोग अनियमित कर्मचारी हैं, अगर इनसे ज़्यादा करवाएंगे काम तो हमको कुछ नहीं बोलेंगे बोल के ना हद से ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा, आप लोग दबेंगे, वो तो परमानेंट हैं तो उनको हटाना आसान नहीं है। हाँ, इसलिए और ना हमारे अधिकारी भी हैं, चाहे मंडल संयोजक हो या अधीक्षक हो, वो भी पूरा हमको टारगेट बना के रखते हैं कि ना छुट्टी देते हैं ना कुछ नहीं, और पूरा काम लेते हैं हम लोग से, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। पर हमको क्या है, हमको कहीं नौकरी बचा रहे, 2 पैसा आए, ये सोच के हम लोग भी वहाँ पर डटे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और ये लोग केवल इसलिए अपना शोषण कराने पर मजबूर हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नौकरी भी हाथ से चली जाए और जो पैसा आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उससे भी हाथ धो बैठे हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप सरकार को मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज हम शुरू से ही दे रहे हैं, आप संज्ञान लीजिए, जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को सुधारिए और हमारा हक हमें दीजिए, हमारा साफ संदेश है। और हम जब तक हमारा अधिकार, हमारा हक नहीं मिलेगा, इस बार हम लोग सोच के आए कि यहाँ से नहीं जाएंगे। और अभी सूचना आ रही है कि शायद सरकार इस मूड में है कि दबाव बनाकर इनको उठाया जाए, और मंडल सहयोग के कोई माध्यम से शायद नोटिस भी देने की तैयारियां हैं। चाहे कुछ भी करें, उनका हक है, वो देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक इस बार आर पार है। एक और मैडम है हमारे साथ, अपने बच्चे के साथ आई हैं। आपका क्या मन है, इन्हीं के साथ है, आर पार के मूड में है क्या आप मैडम? जी सर, इस बार आर पार लेके ही जाएंगे नियमितीकरण, नहीं तो फिर यहीं रहेंगे हम लोग बच्चे के साथ। वैसे बच्चे का भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग उतनी दूर से आए हैं सबकी नियमितीकरण हो, इसलिए। नहीं तो हम लोग जो नियमितीकरण तो हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तो कुल मिलाकर के क्या है कि अब नियमितीकरण के बगैर जो है कर्मचारी जाने के मूड में नहीं है। 125 कर्मचारी है ना आप लोग? 107 क्यों बचे? 186 की थी, उनमें से कुछ लोगों ने तकलीफों को छोड़ दिया, कुछ लोगों को बेटर जॉब मिल गई तो वहाँ चले गए। अच्छा, नौकरी छोड़ दी है? कुछ लोग नौकरी छोड़ दिए, कुछ लोगों को दूसरी जगह नौकरी मिली तो चले गए, विकल्प मिल गया चले गए। तो अब कितने बचे? अभी धरना स्थल से ही हमारे एक साथी का दूसरी जगह परमानेंट पोस्ट में तो चला गया। अच्छा, तो हम लोग 107 में 106 रह गए। जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? दीदी आगे आ जाइए। देखिए सर, हम लोग भी अपने मम्मी पापा को, मैं मेरे माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, उन दोनों को छोड़ के आई हूँ। अभी बाढ़ भी आया है हमारे घर में, बहुत परेशानी है, कितना पैसा धरी पड़ी करके आते हैं हम लोग। 2 बच्चे को छोड़ के आई हूँ, तो हमको भी लगता है हमारा घर द्वार परेशानी है। 73-75 दिन से यहाँ पे हैं, हमारे घर परिवार में कोई देखने वाले नहीं है, हम कैसे करेंगे बताइए? इतना परेशान है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे रहना, यहाँ पे शौचालय का सुविधा नहीं, सांप बिच्छू गाय, दिन रात हमको आराम चैन नहीं रहता है। दिन भर पूरा डीजे वीजे का भाई भाई करता है कान पूरा। उसके बाद फिर ना रात को सोएंगे, गाय आते हैं, कुत्ते आते हैं, सब आते हैं। उस दिन तो मतलब हमारे ऊपर वो बैरिकेड है ना लोहा का, वो गिरते गिरते बचा है। भैया लोग भगाए गाय को, सिंग वाली गाय घुसा दी थी, वही पास ही हम लोग सोए थे। कितना परेशानी होता है। एक 4 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है, मैं छोड़ के आई हूँ। स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, माँ बाप को देखने वाले नहीं है, कौन पालेगा, कौन करेगा बताइए? पति है छोड़े मेरे को यहाँ, क्या करेंगे, बहुत परेशान है यहाँ।
लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता यहाँ पे। और छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं। मेरा भी और 8 साल का बच्चा है, उसको देखने वाला मेरे घर में तो और कोई नहीं है, बस मेरे पति रहते हैं, ये बच्चा रहता है। और मैं मेरे बच्चे को ना एक दिन इसके घर एक दिन उसके घर छोड़ कोई माँ रहने से तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, और वो बच्चा भूख लगते रहने से भी किसको मांग के खाएगा। 8 साल का बच्चा, और स्कूल भी कभी जाता है कभी नहीं जाता है। माँ बाप कोई आई दादी भी रहते ना सर, उसको चलो तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। वो बच्चा कहीं खेलते रहे गिरे पड़े, और मैं इतना दूर रहूँगी उसको कुछ होने से, सरकार हमारा बच्चा देगा क्या? हमारा तकलीफ जब नहीं समझ रहा। अब उसके पास पैसा है, सब है, उनके बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कराएंगे, और हम लोग को उतना औकात भी नहीं। जब हम सरकार जब नौकरी दिया है, जब सीधी भर्ती से हैं, पेपर दे के हैं, और हम लोग को ऐसे फेंक दिए हैं इतना दूर आके, ना बच्चे को कीड़ा मकोड़ा सांप काटे बिच्छू काटे कुछ भी काटे, हम क्या यहाँ वो जैसे हो के रहेंगे। कुल मिलाकर के अब स्थिति आप समझ सकते हैं कि कितनी विकट है। ये जो माएँ रो रही हैं, सिस्टम के जो भी जिम्मेदार अफसर हैं वो आसानी से सो कैसे पाते होंगे, ये बड़ा हमको आश्चर्य में डालता है। कितने सारे लोग जो है कोई शौक के लिए आंदोलन नहीं करता है, वो भी तब जहाँ जिस शहर में इनका कोई है नहीं। हमको नहीं लगता है कि रायपुर में किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है ना, और ये लोग जो है रायपुर राजधानी से करीब 20 किलोमीटर पड़ता है ये तूता, और यहाँ आप देख रहे हैं कि गंदगी भी रहती है, गाय भी आ जाती, कुत्ता भी आ जाता, सब आ जाते हैं। तो कोई शौक के लिए नहीं है, ज़मीन में सोते हैं ये लोग। एक दिन बारिश के दौरान के हमने दृश्य देखे हैं कि रात में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और सब जो है पानी से बचने के, हालांकि ये शेड है लेकिन पानी जब तेज़ आता है, और चूँकि शेड की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि पानी हवा के साथ तेज़ी से अंदर तक भी आता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी विकट समस्या होती है। और किसी को शौक नहीं है कि वो काम छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके, 350 किलोमीटर करीब है ना जगदलपुर, तो करीब 350 किलोमीटर दूर राजधानी में रायपुर में आकर के धरना दे। तो सरकार को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। और फिर हम वही अश्वनी उपाध्याय जी की बात पर आते हैं कि कानून सख्त होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। अगर 1 साल के भीतर वो हर निर्णय, हर तरीके के जो कोर्ट में निर्णय होते, कोर्ट में जो मामले जाते हैं, उन सभी मामलों को 1 साल के भीतर निपटाने की वकालत करते हैं वो, जो कि बिल्कुल जायज़ है। अगर 1 साल के भीतर ऐसा कोई नियम बन जाए कि कोई भी मामला 1 साल में निपटाना है, तो इन लोगों का अभी तक फैसला हो गया होता। तो इन लोगों की मांग सरकार जल्द से जल्द सुन ले, इसी उम्मीद के साथ आप तीरंदाज से जुड़े रहिए, और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।